नमस्कार जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। धनबाद बोकारो सड़क खोलने की मांग पर विधायक राज सिन्हा का अनशन। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को जल्द चालू कराने की मांग को लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने केंदुआड़ी मुख्य मार्ग पर 24 घंटे का अनशन शुरू कर दिया है। बंद सड़क पर शुरू हुए इस आंदोलन को स्थानीय लोगों, व्यापारिक संगठनों और विभिन्न चेंबर ऑफ कॉमर्स का व्यापक समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचकर प्रशासन और संबंधित विभागों के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। धनबाद बोकारो मुख्य सड़क पिछले करीब 1 महीने से बंद है। सड़क बंद होने के कारण आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सड़क इलाके की प्रमुख लाइफलाइन है, जिससे धनबाद, बोकारो, रांची और जमशेदपुर जैसे बड़े शहर जुड़े हुए हैं। सड़क बंद रहने से व्यापार, परिवहन और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों का कहना है कि कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और उनकी आय में भारी गिरावट आई है। केंदुआड़ी स्थित बंद सड़क पर शुरू हुए इस अनशन में केंदुआ, लोयाबाद, पुटकी, तेतुलमारी समेत आसपास के कई इलाकों के लोग शामिल हुए। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के कारण आंदोलन ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। व्यापारिक संगठनों और चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क जल्द नहीं खोली गई तो क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां और अधिक प्रभावित होंगी। झारखंड में आज न्याय का महाकुंभ, नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन। 1.55 लाख मुकदमों की सुनवाई। झारखंड में आम जनता को अदालती चक्करों से राहत दिलाने और वर्षों से लंबित मामलों को आपसी समझौते के आधार पर समाप्त करने के लिए शनिवार 9 मई 2026 को साल की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस विशाल विधिक अभियान का औपचारिक वर्चुअल उद्घाटन सुबह 10:30 बजे रांची सिविल कोर्ट परिसर स्थित 40 कोर्ट भवन के सभागार से किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर न केवल मामलों का निष्पादन होगा, बल्कि पीड़ितों और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच चेक व अन्य परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। इस बार की लोक अदालत का पैमाना बेहद व्यापक है। राज्य भर में कुल 300 न्यायिक बेंचों का गठन किया गया है। आंकड़ों के अनुसार अदालतों में लंबित लगभग 1.55 लाख मुकदमों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा 21.24 लाख प्री लिटिगेशन यानी अदालत पहुंचने से पूर्व के विवादों को भी इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 22 लाख से ज्यादा विवादों के निपटारे की योजना है। पहली बार होगा फॉरेस्ट कांग्रेस का आयोजन, झारखंड करेगा होस्ट। झारखंड में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के फॉरेस्ट कांग्रेस का आयोजन होने जा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारी वन विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम के जरिए वन, पर्यावरण, वन्यजीव और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर देश भर के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित आयोजन अगस्त-सितंबर महीने में किया जा सकता है। फॉरेस्ट कांग्रेस के आयोजन के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE) देहरादून को नॉलेज पार्टनर बनाया गया है। आयोजन में तकनीकी सहयोग और विशेषज्ञ सलाह भी इसी संस्थान की ओर से दी जाएगी। वन विभाग का मानना है कि इस आयोजन से झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर वन और पर्यावरण से जुड़े अनुसंधान एवं तकनीकी जानकारियों का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही राज्य में चल रहे वन संरक्षण और पर्यावरणीय कार्यों को भी नई दिशा मिलेगी। फॉरेस्ट कांग्रेस में वन एवं पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अधिकारियों को आमंत्रित करने की योजना है। आयोजन के दौरान वन संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न राज्यों के अनुभवों और शोध कार्यों को साझा कर व्यावहारिक समाधान खोजने का प्रयास भी किया जाएगा। पलामू पुलिस का सुपर सैटरडे, हत्या, लूट और फायरिंग के 4 बड़े मामलों का खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार। पलामू जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में जिला पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। शनिवार को पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में हुई हत्या, लूट और गोलीबारी की 4 प्रमुख घटनाओं का सफल उद्भेदन किया है। पुलिस ने इन मामलों में शामिल कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लातेहार जिला बल के जवान पवन सिंह को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाई है। आरोपी ऋषभ सिंह को रिमांड पर लेकर जब पूछताछ की गई तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 7.62
.65 mm की देसी पिस्टल और मैगजीन बरामद की। इसके साथ ही चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर से वारदात में इस्तेमाल की गई बुलेट बाइक भी जब्त कर ली गई है। पिपराटांड थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में बीते 29 अप्रैल को हुई राजमणि पाठक की नृशंस हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस ने वीरेंद्र कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की कुल्हाड़ी और एक पीला थैला बरामद किया है। तिरपाल के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही थी अवैध शराब, पुलिस ने पकड़ी बड़ी खेप। झारखंड के दुमका जिले के काठीकुंड थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पश्चिम बंगाल से दुमका लाई जा रही शराब को महिंद्रा पिकअप वैन में तिरपाल से ढककर छिपाया गया था। पुलिस ने मौके से वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शराब कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। काठीकुंड थाना प्रभारी बलराम कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार की शाम करीब 8:55 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सफेद और ब्लू रंग की महिंद्रा पिकअप वैन संख्या JH10BG 3014 में अवैध शराब लोड कर पश्चिम बंगाल से दुमका की ओर लाई जा रही है। सूचना मिलते ही थाना में सनहा दर्ज किया गया और मामले की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम को मुख्य मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाने का आदेश दिया गया। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस अवर निरीक्षक मानकी हाईबुरु को दानीनाथ मंदिर के समीप जांच अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच के दौरान संदिग्ध पिकअप वाहन को रोका गया। पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें ब्लू रंग का तिरपाल ढंका हुआ मिला। ऊपर से खाली कार्टून रखकर शराब की खेप को छिपाने की कोशिश की गई थी। संदेह होने पर पुलिस ने जब गहन जांच की तो वाहन के अंदर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। तलाशी के दौरान पुलिस ने वाहन से कुल 141 पेटी अवैध शराब बरामद की। प्रत्येक पेटी में 180 ml के 48 पाउच रखे हुए थे। शराब के पाउच पर ऑफिसर्स चॉइस ओरिजिनल विस्की फॉर सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली अंकित था। पुलिस के अनुसार कुल 6768 पाउच शराब जब्त किए गए हैं। इसके अलावा वाहन में रखे 10 खाली कार्टून भी बरामद किए गए। पुलिस ने महिंद्रा पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को बड़ी राहत, केंद्र ने परफॉर्मेंस अप्रेजल दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई। केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय सेवा AIS के अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट PAR दाखिल करने की निर्धारित समय सीमा में 1 माह के विस्तार की घोषणा की है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब विभिन्न राज्यों में कार्यरत IAS, IPS और IFS अधिकारियों को अपना मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में अधिकारियों की अत्यधिक व्यस्तता है। निर्धारित समय सीमा 31 मई के भीतर PAR प्रक्रिया पूरी करने में तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतें आ रही थीं। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसे वन टाइम रिलैक्सेशन, एक मुश्त छूट के रूप में मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में यह भी सख्त हिदायत दी है कि पूरी प्रक्रिया के लिए 31 दिसंबर 2026 की अंतिम तिथि अपरिवर्तित रहेगी। इस तारीख के बाद PAR पोर्टल पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या मूल्यांकन दर्ज नहीं किया जा सकेगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बढ़ी हुई समय सीमा के बावजूद पूरी प्रक्रिया साल के अंत तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। जेटेट भाषा विवाद पर सरकार का बड़ा कदम, 5 मंत्रियों की कमेटी गठित। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में जिलावार भाषा निर्धारण को लेकर सरकार ने 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। जेटेट नियमावली को स्वीकृति के दौरान कैबिनेट में भाषा को लेकर कमेटी गठित करने की बात कही गई थी। कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। कमेटी के समन्वयक वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर होंगे। कमेटी जेटेट नियमावली में अलग अलग जिलों के लिए निर्धारित भाषा संबंधी मामलों पर विचार करेगी। इसके बाद नियमावली में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को सम्मिलित विलोपित करने को लेकर राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी। कमेटी को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। कमेटी में सरकार में शामिल तीनों घटक दल के मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें झामुमो और कांग्रेस के 2 मंत्री शामिल हैं। राजद के 1 मंत्री शामिल हैं। कमेटी में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू, उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव गोड्डा, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह गोड्डा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद बोकारो और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार गिरिडीह शामिल हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जिलावार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का निर्धारण किया गया है। अभ्यर्थी को जिलावार निर्धारित भाषा में किसी एक भाषा का चयन कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जिलावार भाषा में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल करने की मांग की जा रही है। इन तीनों भाषाओं को वर्तमान नियमावली में जिलावार क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया है। पलामू में मगही, भोजपुरी और संताल परगना प्रमंडल के जिलों में अंगिका को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने की मांग की जा रही है। बंद अभ्रक खदान में चल रहा था अवैध खनन, वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई।
झारखंड के कोडरमा जिले के बसरौन जंगल स्थित बंद पड़े अभ्रक खदान में अवैध खनन का मामला सामने आया है। वन विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध उत्खनन में इस्तेमाल हो रहे उपकरण जब्त किए और खदान को जेसीबी से भरवा दिया। इस कार्रवाई के बाद अवैध खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। वन्य प्राणी प्रक्षेत्र पदाधिकारी राम बाबू कुमार को सूचना मिली थी कि वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र अंतर्गत ढोड़ा कोला के बसरौन जंगल में स्थित मुरुगुआ पुराना अभ्रक खदान में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया। टीम ने जंगल क्षेत्र में पहुंचकर बंद खदान के आसपास जांच की, जहां अवैध खनन के प्रमाण मिले। छापेमारी के दौरान वन विभाग की टीम ने अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे 4 जनरेटर और 1 पानी पंप बरामद किया। अधिकारियों के अनुसार इन उपकरणों का उपयोग अभ्रक और ढिबरा निकालने के लिए किया जा रहा था। वन विभाग ने कार्यवाही करते हुए 3 जनरेटर और पानी पंप को मौके पर ही खदान में जमींदोज कर दिया, जबकि 1 जनरेटर को जब्त कर वन परिसर ले जाया गया। इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से मुरुगुआ खदान को पूरी तरह भर दिया गया ताकि दोबारा वहां अवैध खनन न हो सके। झारखंड की पंचायत का देश में डंका, पाकुड़ की झिकरहिटी ईस्ट को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की सूची में झारखंड ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पाकुड़ जिले के झिकरहिटी ईस्ट पंचायत को वुमेन फ्रेंडली यानी महिला हितैषी श्रेणी में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार पंचायतों द्वारा सुशासन और सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs के स्थानीयकरण में किए गए असाधारण कार्यों के लिए दिया जा रहा है। पुरस्कार वितरण का भव्य समारोह आगामी 3 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर की चुनिंदा 42 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। पाकुड़ की इस पंचायत को पुरस्कार स्वरूप 75 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वुमेन फ्रेंडली श्रेणी में पहला स्थान आंध्र प्रदेश की बाकासेलम पंचायत ने हासिल किया है। चयनित पंचायतों में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके अतिरिक्त नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत 8 अन्य पंचायतों का चयन हुआ है, जिनमें 3 जिला पंचायतें, 2 ब्लॉक पंचायतें और 3 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। झारखंड की झिकरहिटी ईस्ट पंचायत ने अपनी कार्यशैली से यह साबित किया है कि ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की भागीदारी और उनके कल्याण की दिशा में प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। डिजिटल जनगणना में हजारीबाग का डंका, स्वयं गणना में झारखंड में दूसरा स्थान, जाने इसका तरीका। जनगणना 2027 के तहत चलाए जा रहे स्वयं गणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान में हजारीबाग नगर निगम ने शानदार प्रदर्शन किया है। झारखंड राज्य की रैंकिंग में हजारीबाग ने दूसरा स्थान हासिल कर अपनी डिजिटल सक्रियता का परिचय दिया है। इस सूची में रांची नगर निगम पहले पायदान पर रहा है। प्रधान जनगणना अधिकारी सह नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की पुष्टि करते हुए नगर निगम की टीम और जागरूक नागरिकों की सराहना की है। नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जनगणना कार्य में नगर निगम की टीम पूरी निष्ठा के साथ बेहतर कार्य कर रही है। वर्तमान में दूसरे स्थान पर रहने के बाद अब निगम का लक्ष्य स्वयं गणना के कार्य में पूरे झारखंड में प्रथम स्थान हासिल करना है। उन्होंने कहा, यदि शहरवासी इस राष्ट्रीय कर्तव्य में थोड़ा और उत्साह दिखाएं तो हजारीबाग निश्चित रूप से राज्य में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। नगर आयुक्त ने प्रबुद्ध नागरिकों से अपील की है कि वे तकनीक का लाभ उठाएं और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। उन्होंने स्वयं गणना की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया कि नागरिक सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आधिकारिक वेबसाइट census.gov.in पर जाएं, फिर अपने मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से लॉगिन करें। इसके बाद मैप पर अपने घर की सटीक लोकेशन सेट करें। इसके लिए मैप को 2 उंगलियों से खिसकाएं और अपने मकान और परिवार के सदस्यों से संबंधित आवश्यक जानकारी भरें। विवरण जमा करने के बाद 11 अंकों का SEID प्राप्त होगा, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य है। गढ़वा नौकरी के नाम पर छत्तीसगढ़ की 35 युवतियों को बंधक बनाने का आरोप। गढ़वा जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर छत्तीसगढ़ की करीब 35 युवतियों को बंधक बनाए जाने की खबर से हड़कंप मच गया है। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मामला तब उजागर हुआ जब एक युवती ने चोरी छिपे अपने गांव के एक युवक को मोबाइल पर संदेश भेजकर मदद की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार कांकेर जिले के दुर्गु कोंदल क्षेत्र की एक युवती ने मैसेज भेजकर बताया कि उसे और अन्य युवतियों को गढ़वा में बंधक बनाकर रखा गया है। इन लड़कियों को नर्सिंग और अन्य कामों में रोजगार देने का झांसा देकर लाया गया था। सूचना मिलते ही कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मामले का संज्ञान लिया और गढ़वा प्रशासन से संपर्क किया। सूचना मिलते ही गढ़वा SP आशुतोष शेखर के निर्देश पर SDPO नीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चिन्हित स्थानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान पुलिस को 30 लड़कियां और लगभग 100 लड़के अलग अलग कमरों में मिले। हालांकि पुलिस की जांच में कई नए तथ्य सामने आए हैं। जांच में पता चला कि ये सभी अर्थ एंटरप्राइजेज नामक संस्था के माध्यम से दिल्ली की कंपनी के उत्पाद बेचने की ट्रेनिंग ले रहे थे। झारखंड के इन जिलों में 9 मई को मौसम रहेगा खराब, ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड का मौसम लगातार करवट ले रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार 9 मई को रांची, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी और बोकारो में ओलावृष्टि के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। अन्य जिलों की बात करें तो बादल छाए रहने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 10 से 14 मई तक राज्य के सभी जिलों में दोपहर बाद आकाश में बादल छाए रहेंगे। वहीं तेज हवा चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण शुक्रवार को रांची में 2 मिमी और जमशेदपुर में लगभग 5 मिमी बारिश हुई। सबसे ज्यादा चाईबासा में 25 मिमी बारिश हुई। देर रात कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज के कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। रांची के तापमान में गुरुवार की अपेक्षा शुक्रवार को 0.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। रांची का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे में 0.7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बोकारो में बवाल, एयरपोर्ट से सटी अवैध बस्ती हटाने गई बीएसएल टीम पर भारी पथराव, 2 होमगार्ड जवान घायल। बोकारो शहर के सेक्टर 12A स्थित काली मंदिर के समीप शुक्रवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान स्थिति अनियंत्रित हो गई। दरअसल हुआ ये कि एयरपोर्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाउंड्री वॉल के पास स्थित अवैध बस्ती को हटाने पहुंची बीएसएल सिक्योरिटी की टीम पर स्थानीय लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया। इस हिंसक झड़प में सुरक्षा में तैनात 2 होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घायल जवानों की पहचान अकरम अंसारी और बबलू के रूप में की गई है, जिन्हें तत्काल बोकारो जनरल अस्पताल यानी बीजीएच के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पथराव इतना भीषण था कि बीएसएल सिक्योरिटी के अधिकारी नवीन कुमार बाल बाल बचे। बड़े बड़े पत्थर उनके बेहद करीब गिरे, लेकिन उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी परवाह किए बिना घायल जवानों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और उन्हें अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की। जानकारी के अनुसार बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा था। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य एयरपोर्ट क्षेत्र की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए वहां बाउंड्री वॉल का निर्माण करना है। बीएसएल के प्रवक्ता मणिकांत धान ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हवाई अड्डे की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके रास्ते में आने वाले किसी भी अवैध निर्माण को हटाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा टीम पर हमला एक गंभीर अपराध है। पश्चिमी सिंहभूम में राजाबुरु माइंस बंद कर 18 गांव के मुंडा मानकी का प्रदर्शन, स्थानीय लोगों ने की रोजगार की मांग। सारंडा विकास समिति के बैनर तले शनिवार को 18 गांवों के मुंडा मानकी और ग्रामीणों ने सेल के राजाबुरु माइंस को बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीण सुबह से ही माइंस क्षेत्र में जुट गए और कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया। आंदोलन के कारण खनन कार्य प्रभावित रहा, वहीं माइंस क्षेत्र में वाहनों का परिचालन भी बाधित हुआ। बड़ी संख्या में ग्रामीण माइंस परिसर के बाहर धरने पर बैठे रहे और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग करते रहे। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व में 13 दिनों तक चले आंदोलन के बाद सेल प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच जो समझौता हुआ था उसका पालन नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वार्ता के दौरान स्पष्ट रूप से यह तय किया गया था कि राजाबुरु माइंस में कार्यरत मजदूरों और कर्मियों की बहाली गोवा और आसपास के स्थानीय गांवों से की जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि समझौते के बावजूद स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। आंदोलनकारियों ने इसे ग्रामीणों के साथ धोखा और समझौते का खुला उल्लंघन बताया। ग्रामीणों ने संबंधित ठेकेदार मां सरला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि माइंस में ड्राइवर, खलासी, झंडा दिखाने वाले कर्मी और अन्य मजदूरों को बाहरी क्षेत्रों से लाकर काम कराया जा रहा है। इससे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सारंडा पर आसपास के गांवों के युवक लंबे समय से रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि जब क्षेत्र की जमीन और संसाधनों का उपयोग यहां की खनन परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है तो रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साहिबगंज के लाल का कमाल, कैप्टन अमन आयुष्कर ने आईएफएस परीक्षा में हासिल की ऑल इंडिया 27वीं रैंक। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती और दृढ़ संकल्प हो तो मंजिल मिल ही जाती है। इसे सच कर दिखाया है पुरानी साहिबगंज निवासी ओम प्रकाश तिवारी के पुत्र अमन आयुष्कर ने। 8 मई को घोषित भारतीय वन सेवा आईएफएस के परिणामों में अमन ने देश भर में 27वीं रैंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अमन का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। वर्ष 2018 में भारतीय इंजीनियरिंग सेवा पास करने के बाद जनवरी 2020 में उनकी पोस्टिंग रक्षा मंत्रालय में हुई, जहां उन्होंने कैप्टन के रूप में सेवा दी।
2021 में गलवान घटना के बाद भारत चीन सीमा पर कैलाश मानसरोवर रोड के निर्माण में उनके साहस और योगदान के लिए उन्हें आर्मी कमांडर मेडल से नवाजा गया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सड़क निर्माण के दौरान अमन की मुलाकात वन अधिकारियों से हुई। यहीं से उनके मन में पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण का विचार आया। उन्होंने सेंट्रल सर्विस से ऑल इंडिया सर्विस की ओर रुख करने का ठाना और 2024 में कैप्टन के पद से इस्तीफा देकर घर पर रहकर तैयारी शुरू की। अमन ने अपनी स्कूली शिक्षा संत जेवियर साहिबगंज से पूरी की, जिसके बाद उन्होंने IIT दिल्ली से M.Tech किया। हजारीबाग के दारू में घूम रहा जंगली हाथी, गांवों में फैला अनहोनी का खौफ। झारखंड के हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र में इन दिनों एक जंगली हाथी के घूमने से ग्रामीणों में भय का माहौल है। बताया जा रहा है कि ये हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया है और लगातार कविलसी लड़तांगो जंगल क्षेत्र में देखा जा रहा है। हाथी की गतिविधियों को लेकर आसपास के गांवों के लोग काफी सहमे हुए हैं। ग्रामीणों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार बीते कुछ दिनों से हाथी जंगल और उससे सटे इलाकों में घूम रहा है। कभी वो जंगल के भीतर दिखाई देता है तो कभी गांवों के नजदीक पहुंच जाता है। इससे लोगों में डर बढ़ गया है। खासकर सुबह और शाम के समय लोग जंगल की ओर जाने से बच रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी के अचानक गांव की ओर आने की आशंका बनी हुई है। खेतों में काम करने वाले किसानों और जंगल से लकड़ी या चारा लाने वाले लोगों में ज्यादा चिंता देखी जा रही है। जंगली हाथी की सूचना मिलने के बाद वन विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग की टीम लगातार हाथी की गतिविधियों पर नजर रख रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल और उसके आसपास के इलाकों में अकेले नहीं जाएं और सतर्कता बरतें। विशेष रूप से लड़तांगो, उचाबेरा, झरपो, लोधी, बलिया, शीलाडी, गाड़ी सारम, पुनाई और लोहड़ी गांव के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी भी आपात स्थिति की जानकारी तुरंत वन विभाग या प्रशासन को देने को कहा है। ललपनिया के लाल का भारतीय वन सेवा में चयन, ऑल इंडिया में 22वां रैंक। झारखंड के बोकारो जिला के ललपनिया में पले बढ़े और बिहार के भोजपुर जिला के बैरत गांव के मूल निवासी कुमार विवेकानंद ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC की प्रतिष्ठित भारतीय वन सेवा IFS परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 22 हासिल कर क्षेत्र, राज्य और परिवार का नाम रोशन किया है। उनकी इस शानदार सफलता से ललपनिया समेत पूरे इलाके में खुशी और गर्व का माहौल है। परिवार, मित्र, शिक्षक और स्थानीय लोग लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं। उनकी उपलब्धि को क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा माना जा रहा है। कुमार विवेकानंद की प्रारंभिक शिक्षा DAV पब्लिक स्कूल ललपनिया से हुई। छात्र जीवन से ही वे बेहद मेधावी और अनुशासित रहे। पढ़ाई के प्रति उनकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 8वीं कक्षा में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC भी उत्तीर्ण की थी। स्कूल के शिक्षकों के अनुसार विवेकानंद हमेशा से लक्ष्य केंद्रित छात्र रहे और हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ने ही आगे की सफलता की मजबूत नींव रखी। परिवार और शिक्षकों का सहयोग भी उन्हें लगातार मिलता रहा, जिसने उनके आत्मविश्वास को मजबूत किया। स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद कुमार विवेकानंद ने IIT प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल की और देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT खड़गपुर में दाखिला लिया। वहां उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग में B.Tech की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद औद्योगिक प्रबंधन में मास्टर्स डिग्री भी हासिल की। तकनीकी शिक्षा के दौरान उनके सामने कॉर्पोरेट और तकनीकी क्षेत्र में बेहतर करियर के कई अवसर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अलग रास्ता चुना। उनका मानना था कि समाज और लोगों से सीधे जुड़कर काम करने का अवसर सिविल सेवा में अधिक मिलता है। यही सोच आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बन गई। हौसले के आगे हारा सिस्टम। गुमला में ग्रामीणों ने खुद बनाई 1 किलोमीटर लंबी सड़क। सरकार और सिस्टम सो गया है, इसलिए हमें जागना पड़ा। इसी संकल्प के साथ गुमला जिले के जारी प्रखंड अंतर्गत सिकरी पंचायत के लहटोली गांव में शनिवार को एक नई इबारत लिखी गई। वर्षों से जर्जर और कीचड़मय सड़क की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने किसी सरकारी मदद का इंतजार करने के बजाय स्वयं श्रमदान के माध्यम से लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क को चलने योग्य बना दिया। श्रमदान में जुटे अब्राहम एक्का, सुनील टोपो और बसील कुजूर सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय मुखिया से लेकर विधायक तक कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। ग्रामीणों ने तीखे शब्दों में कहा कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन जीत के बाद वे गांव की सुध लेना भी भूल जाते हैं। इसी उपेक्षा के कारण गांव की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब वे किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। इस महत्वपूर्ण सड़क से लाहटोली, रिंगनी टोली, पाकर टोली, खोटी टोली, आमरा टोली, बिरकेरा और चिरोड़ी जैसे दर्जनों गांवों की लगभग 10,000 की आबादी जुड़ी हुई है। इसी मार्ग से होकर स्कूली बच्चे जारी, भिकपुरपुर और चैनपुर तक पढ़ाई के लिए साइकिल से जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात में सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे बच्चों का स्कूल जाना दूभर हो जाता है। इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाली एक छोटी नदी पर पुल न होने से बारिश के दिनों में प्रखंड मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट जाता है।